गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ब्रिज बिहारी सिंह, गणित अध्यापक। आज 12वीं क्लास के बच्चों के लिए हम गणित का क्लास ले रहे हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। ये 11वीं क्लास में आप पूरा विस्तार से पढ़ चुके हैं, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या है। इसको आप आज ही रिवीजन करेंगे। कक्षा 11 का किताब खोलकर आज इसको पहले पढ़ेंगे। संबंध की परिभाषा 11 क्लास में है, इसको आप पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस परिभाषा से ही हम शुरू करेंगे यहाँ। और यहाँ इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं आज से संबंध के प्रकार। ये हम लोगों का 12वीं क्लास का पाठ्यक्रम संबंध के प्रकार, लेकिन कड़ी यहाँ से जुड़ी हुई है 11 में। आप इसको पहले आज ही रिवीजन करें और उसके बाद इसको हम समझाते हैं। तो फिर हम संबंध की परिभाषा से ही जोड़ते हैं इसको। तो आइए देखते हैं। पहले हम संबंध की परिभाषा बता रहे हैं और उसके बाद संबंध के प्रकार। तो चलिए हम लोग विस्तार से इसको पढ़ते हैं। चैप्टर है हम लोगों का संबंध एवं फलन। इसमें 2 खंड हैं, संबंध, और 1 खंड है फलन। तो सबसे पहले हम संबंध को देखते हैं। तो संबंध की परिभाषा हम यहाँ शुरू करते हैं। संबंध के बारे में आप पूरा विधिवत 11 में पढ़े थे, हम ही पढ़ाए थे आपको। वो नोट्स आप निकालेंगे, उसको देखेंगे। आपको बताया गया था कि किसी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मीन्स जो खाली न हो, उसमें कोई न कोई एलिमेंट्स हों, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणनफल a क्रॉस b का एक उप समुच्चय होता है। अब कार्तीय गुणनफल, इसीलिए हम बार बार इस पर जोर दे रहे हैं। कार्तीय गुणनफल आप आज ही रिवीजन करें, उसके बाद ही इसको समझ पाएंगे। तो कार्तीय गुणनफल का एक उप समुच्चय होता है। यह उप समुच्चय a क्रॉस b के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। और जो द्वितीय घटक होगा उसको प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ कई नए टर्म आ रहे हैं, अभी यहाँ आप और क्लियर हो, समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल पहले देखिए। ए और बी 2 समुच्चय दिए गए हैं। जैसे यहाँ बताया गया ए और बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं, तो यहाँ अरिक्त हैं। इसमें 5 एलिमेंट्स है, इसमें 3, ये खाली नहीं है। अब कार्तीय गुणनफल, इसी को हम करें 11 में। कार्तीय गुणनफल ये कैसे बना, सब लोग समझ रहे हैं इसको। इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, ऐसे बनाते हैं। फिर 2 1 2 2 2 3 यहाँ बना। ऐसे 5 गुणे 3, 5 3 15 अवयव हैं यहाँ। अब यहाँ हम एक क्रमित युग्म को डिफाइन कर रहे हैं, यक्ष वाई। इस तरह से है कि y इक्वल एक्स प्लस 1, y इक्वल यक्ष प्लस 1। इसमें क्या है, ये यक्ष है और ये y है। इसमें क्या है, ये यक्ष है, ये y है। तो थोड़ा इस शर्त को आप देखें कि y, जो दूसरा एलिमेंट y है, यक्ष माने पहले से एक अधिक हो। तो इस पूरे 15 अवयवों में से किन किन क्रमित युग्मों में ये शर्त लागू होता है कि दूसरा एलिमेंट पहले से एक अधिक है। जैसे इसमें मिलाइए, ये तो दोनों बराबर हैं, जोड़िए। इसमें दूसरा 2 है, पहला 1 है, तो 2 1 से एक अधिक है। चलिए 1 मिल गया आपको, 1 2। 1 3 में देखा, 1 से तो 2 अधिक है, 3, छोड़िए। 2 से छोटा है, 2 बराबर है। 2 3 में क्या ये रिलेशन मिल रहा है, 2 से बड़ा है 3, लेकिन एक ही बड़ा है, यक्ष प्लस 1, तो ये मिला। इस पूरे में आप देखेंगे तो केवल यही 1 2 और 2 3 ही मिलेगा। तो अब इसका एक सेट बनाते हैं हम, 1 2 और 2 3। तो ये क्या होगा, R इस समुच्चय A से B में एक संबंध है। परिभाषा में फिर आते हैं। यहाँ लिखा गया है कि अरिक्त समुच्चय है और भी कार्तीय गुणनफल a क्रॉस b का एक उप समुच्चय होता है। तो कार्तीय गुणनफल ये है, इसका एक सबसेट है, उप समुच्चय है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट इसमें हैं। ये तो संबंध की परिभाषा है, तो 11 पाठ का हुआ। अब यहाँ जो मेन टॉपिक हम लोगों का 12वीं क्लास में है, इसको देखना, संबंधों के प्रकार। एक संबंध हम पढ़ते हैं, रिक्त संबंध। कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ जो 2 संबंध दिए गए और ये संबंध डिफाइन किया y बराबर एक्स प्लस 1, इसके अंतर्गत ये 2 क्रमित युग्म मिले। कभी कभी ऐसे होगा, इसमें ऐसा डिफिनीशन होगा कि इसमें का इसमें कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा।
कोई इस तरह का ये डिफाइन हो कि इसमें के अवयव इसमें से न जुड़ पावे, न संबंधित हो, तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं रिक्त संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात R = 5। इसका एक उदाहरण यहाँ दर्शाया गया है, पहले उदाहरण आप समझना। देखिए ये उदाहरण, माना किसी विद्यालय के सभी बालकों का एक समुच्चय बनाते हैं ए। किसी विद्यालय के सभी बालक बॉयज, केवल बॉयज का एक सेट बनाते हैं, एक लिस्ट आप बना लिए, केवल बॉयज का नाम है। उसमें कोई दो लोगों को हम चुनते हैं ए और बी, कोई दो कैंडिडेट, और उसमें एक संबंध बनाना है कि ए बी की बहन है। तो जब इसमें ऑलरेडी केवल बालकों का लिस्ट है तो कोई दो नाम चुनेंगे तो वो दोनों बॉयज ही आएंगे। क्या किसी भी तरह से कोई एक दूसरे की बहन हो सकती है? क्या कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। यह एक रिक्त संबंध है। ठीक इसी प्रकार सार्वत्रिक संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। हर एक किसी में किसी का रिलेशन, जैसे यहाँ देखे आप, कुछ ही संबंधित मिले, एक दो से संबंधित हुआ और दो तीन से, बहुत है, एक दो से संबंधित हुआ और दो तीन से, ये सब किसी से नहीं संबंधित हुए। तो एक ऐसा कोई संबंध यहाँ डिफाइन करें कि हर अवयव प्रत्येक से संबंधित हो, तब ऐसे संबंध को हम कहेंगे सार्वत्रिक संबंध। जैसे इसका भी उदाहरण ये देखें आप ध्यान से कि उसी में जो विद्यालय के सभी बालकों का समुच्चय, या फिर कोई भी दे सकते हैं कि सभी छात्राओं सबका समुच्चय। तो आर डैश एक रिलेशन बना रहे ए बी एक ऐसा कर्मी थे, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 2 मीटर से कम हो। जैसे उस पूरे समूह में से किसी दो विद्यार्थियों को हम चुनते हैं और उनकी हाइट, ऊंचाई नाप कर उनका डिफरेंस निकालते हैं, तो क्या किसी भी तरह से उनका अंतर 2 मीटर से कम है? हमेशा होगा। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट्स की ऊंचाई 150 सेमी है, एक का ऊंचाई 140 सेमी है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो 10 ही सेंटीमीटर होगा। वो हमेशा 2 मीटर से कम होगा, हमेशा 2 मीटर से कम ही होगा। तो किसी का किसी के साथ ग्रुपिंग करें तो हमेशा उसका डिफरेंस 2 मीटर से कम ही होगा। तो इसका मतलब तो प्रत्येक अवयव प्रत्येक से संबंधित है, तो यह क्या होगा? सार्वत्रिक संबंध होगा। तो अभी आज हम ये दो डिफिनीशन पढ़े, रिक्त संबंध और रिक्त संबंध। अभी और भी हैं, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। अभी इसमें और भी प्रकार हैं, हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कल। एक चीज विशेष ध्यान देंगे आप, यह पार्ट थोड़ा थियरी टाइप का है, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट कम है, ये सैद्धांतिक पार्ट है। इसलिए ये है तो पहला पार्ट, लेकिन हम जानबूझकर इसको रोके थे। हम सोचे काफ़ी दिनों से आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थियरी टाइप है, समझने में दिक्कत होगा, तो थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल टाइप अभी हम शुरू करके आपका एक्सरसाइज किए, आपके दिमाग का एक कसरत हो गया, आप पढ़ाई के मूड में आ गए, इसलिए अब हम इस पार्ट को शुरू किए हैं। आप सोचेंगे क्यों पहला पार्ट नहीं शुरू हुआ, तो थोड़ा थियरी टाइप है, डेफिनीशन है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। और बेसिक चीज पहले आप पूर्व कक्षाओं का ज्ञान आप अध्ययन करें, विस्तार से उसको पढ़ें। उस गणित विषय का क्लास ले रहे हैं, हमारा चैप्टर होगा रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर का मेन टॉपिक आज हम लोगों का है तुल्यता संबंध। इस खंड को हम परिभाषित करते हैं। इसके परिभाषा से पहले कुछ हम अभी अन्य टर्म को परिभाषित करते हैं, उसके बाद आप इसको समझ पाएंगे। और हम कल आप लोगों से कहे थे कि 11वीं क्लास का किताब लेकर थोड़ा उसको पढ़ेंगे, कुछ परिभाषा बताए थे, क्योंकि आप उसको पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। और एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आप 12वीं क्लास का एनसीईआरटी किताब साथ में लेकर बैठें, जब उसको भी खोलिए और ज़रूरत पड़ता है तो वीडियो रोक के आप देखें, फिर बैक करें, ज़रूरत है तो देखिए। और आप पीछे जो भी सवाल बाकी है उसको लगाना, कुछ अलग से हमसे एक एक सवाल पूछ भी रहे हैं,
हम उस एक एक सवाल का भी वीडियो 1 मिनट 2 मिनट का बना के आपको व्यक्तिगत भी हम सेंड कर रहे हैं। हमसे जो भी सहयोग होगा हम आपको भरपूर मदद करेंगे, बस आप मन लगाकर पढ़ें। तो देखते हैं इस परिभाषा को परिभाषित करते हैं। स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध को हम परिभाषित करते हैं। एक संबंध आर, संबंध को हम लोग आर से नोट कर रहे हैं, किसी समुच्चय ए पर स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध आर द्वारा संबंधित होता है। थोड़ा कल वो जो हम उदाहरण आपको दिए थे, थोड़ा एक बार उस उदाहरण को देख। कल इसमें हम बताए थे, आप कॉपी में लिखे भी होंगे, 1 2 3 4 समुच्चय ए से बी में इसमें रिलेशन जो बना था हमारा ये बना था कि 1 2 से संबंधित और 2 3 से। लेकिन कोई ऐसा संबंध हो जिसके प्रत्येक अवयव, जैसे 1 1 से भी रिलेटिव हो, 2 2 से भी रिलेटिव हो, 3 3 से 4 4 से 5 5 से, तभी वो संबंध स्वतुल्य होगा। जैसे इस उदाहरण में, ये उदाहरण ए बराबर 1 2 3, ये थोड़ा सा कटिंग हो गया। इसमें R1 हम एक रिलेशन बना रहे हैं, 1 1 से संबंधित है, 2 2 से संबंधित है, 3 3 से और 1 2 से भी संबंधित है। यहाँ ये देखना कि इसका प्रत्येक अवयव 1 2 3 खुद से 1 1 से 2 2 से 3 3 से सब आपस में संबंधित है। इसके अलावा और क्या है, 1 2 से, इस पर कोई रोक नहीं है, ये होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कौन किससे संबंधित है उसे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे संबंध हैं तो उसे स्वतुल्य संबंध कहेंगे। इसमें देख सकते हैं ए का प्रत्येक अवयव यक्ष के लिए यक्ष एलिमेंट ऑफ R1, ये रिलेशन है आपका। इसी में एक और हम डिफिनीशन यहाँ दे रहे हैं, एक रिलेशन 1 1 से संबंधित है, 1 2 से संबंधित है, 1 3 से संबंधित है, 3 3 से। इस पर विचार करते हैं ये स्वतुल्य होगा कि नहीं। तो उसमें 1 1 से है, 3 3 से है, लेकिन कहीं 2 का संबंध 2 से दर्शाया गया है नहीं। ये कारण होगा, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसका कारण में आप देंगे क्योंकि 2 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R2। अब सम्मित संबंध क्या है? किसी समुच्चय ए पर सम्मित संबंध कहलाएगा कब? यदि और केवल यदि ए बी एलिमेंट ऑफ R यानी ए बी से संबंधित हो तो इसका उल्टा बी ए से भी रिलेटिव हो। जैसे इसमें देखा, अगर 1 2 से संबंधित है तो इसका 2 1 भी इसमें कहीं रहता, तभी ये सममित है। तो ये दूसरा उदाहरण दे रहे हैं हम, ए 1 2 3 4, इसमें रिलेशन दर्शाया गया 1 1 1 2 2 3 2 1 3 2, ये सभी संबंध दिखाए गए हैं। अब इसमें आप देखें 1 1 तो इसका उल्टा 1 1 ही होगा, तो यही है। 1 2 तो 2 1 यहाँ दिख रहा है, 2 3 3 2 3 2 भी दिख रहा है। यानी जितने भी हैं सबका उल्टा करने पर, पहला दूसरा वे बदलने पर मिल रहा है, तो फिर हम कहेंगे यह सम्मित संबंध है। फिर इसी में एक नया परिभाषा और एक नया संबंध 1 1 1 2 2 3 3 2। तो अब देखें 1 2 है तो 2 1 है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। 2 3 है तो 3 2 है, इसमें है। तो अब आप देख सकते हैं ये सम्मित संबंध नहीं है। इसको, इस परिभाषा को, दोनों परिभाषाओं को एक और उदाहरण द्वारा हम समझाते हैं, देखिए और स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिए इस उदाहरण में फिर एक बार देखें, हम यहाँ दिखा रहे हैं एक भाई का संबंध, समाज में व्यक्तियों के बीच में भाई का संबंध। जैसे एक उदाहरण दिए हैं, मोहन सीता का भाई है। अब इसका थोड़ा सा उल्टा करके देखें, इसको हम इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं। जैसे अभी हम सम्मित में देखें कि ए बी एलिमेंट ऑफ R, तो दिस इंप्लाइज बी ए एलिमेंट ऑफ R। मतलब ए बी से है तो बी भी ए से संबंधित है, तभी वो सम्मित है। यहाँ देखें कि मोहन सीता का भाई है, तो अब इसको हम इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो क्या एक कथन सही होगा? मोहन सीता का भाई, और इस क्या पढ़ सकते हैं कि सीता मोहन का भाई होगा? नहीं होगा। इसलिए यह यहाँ उल्टा करने पर यह सही नहीं हो रहा है, तो फिर यह सम्मित संबंध नहीं होगा। दूसरा उदाहरण, सरल रेखाओं में लंब का संबंध। कोई भी रेखा, यहाँ यल, ये दूसरी रेखा यम पर लंब है, तो अब क्या यम भी यल पर लंब है? तो ये बात सही होगा। अगर यल यम पर लंब है तो यम भी यल पर लंब है, दोनों उल्टा करके सोचा तो सही है। इसलिए सरल रेखाओं में लंब का संबंध सममित है।
इसी संबंध को थोड़ा तुल्यता पर देखते हैं। सॉरी, स्वतुल्य संबंध पहला वाला। अगर कोई भी रेखा क्या स्वयं के साथ लंब होती है? नहीं होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सरलरेखाओं में लंब का संबंध स्वतुल्य नहीं है। सरलरेखाओं में समांतर का संबंध, प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। जैसे यल, तो यल खुद अपने आप के समांतर ही होगा। प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य है। इसमें हम ये संबंध, समांतर का संबंध सममित भी है। तीसरा, संक्रामक संबंध। कोई संबंध आर समुच्चय ए पर संक्रामक संबंध कहलाता है। कब? जब ए बी से संबंधित हो और यही बी किसी तीसरे से संबंधित हो, सी से, तब हम कहेंगे कि ए सी भी अगर संबंध आर से, उसी रिलेशन से ए सी से संबंध हो जाए। फिर अब से देखें, अगर ए बी से संबंधित हो और बी सी से संबंधित हो, तो यदि ए सी से संबंधित हो तब हम कहेंगे कि यह संबंध आर संक्रामक है। जैसे तीन व्यक्ति, भाई वाला उदाहरण ले लें। तीन व्यक्ति हो, ए बी सी। अगर ए बी का भाई हो और बी सी का भाई हो, तो क्या गारंटी है कि ए बी सी का भाई होगा? गारंटी है। तो इसलिए भाई का संबंध संक्रामक है। यहाँ एक उदाहरण हम दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्याओं में आइए, ये ग्रेटर देन का संबंध है। ग्रेटर देन संबंध प्राकृतिक संख्या, ए बी से बड़ा है, इसे पढ़ते हैं एज ग्रेटर देन बी। ए बी से बड़ा हो और बी सी से बड़ा हो, तो हम श्योर है कि ए भी सी से बड़ा होगा। तो ये संबंध क्या है? संक्रामक है। अगला, प्रतिसममित संबंध। कोई संबंध आर समुच्चय ए पर प्रतिसममित संबंध कहलाता है। जब ए बी से संबंधित है और बी भी ए से संबंधित है, ये दोनों हैं, तब यह इंगित करे कि ए बराबर बी, तब इंगित करता है ए बराबर बी प्रत्येक ए बी एलिमेंट ए के लिए, तब हम कहेंगे कि वह प्रतिसममित है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें, हम कुछ दूसरे टाइप का उदाहरण ले। समुच्चयों में सबसेट का रिलेशन, ये सबसेट आप 11 में पढ़ चुके हैं। अगर कोई समुच्चय ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है? एकदम गारंटी है कि ए बराबर बी होगा। ए बराबर बी मिल गया, इसलिए ये संबंध क्या है? प्रतिसममित संबंध। तत्समक संबंध। समुच्चय पर तत्समक संबंध कहलाता है जब यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो, केवल अपने आप से ही संबंधित हो, किसी अलग से नहीं संबंधित हो। थोड़ा स्वतुल्य और तत्समक में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ अंतर आप समझें, ध्यान दें। एक एग्जाम्पल, R1 एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, ये तत्समक है। क्यों? कि केवल सभी अवयव अपने आप से ही संबंधित हैं। इसी में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं 1 1 2 2 3 3 1 2, तो 1 1 2 2 3 3, ठीक, तत्समक तो हो गया, लेकिन 1 2 भी है, ये प्रतिबंधित है। यहाँ ये नहीं होना चाहिए, केवल अपने आप का ही रिलेशन हो तभी तत्समक होगा। अगर ऐसा है तो ये तो तत्समक का संबंध नहीं है, लेकिन ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। फिलहाल स्वतुल्य तो ये भी है, लेकिन तत्समक ये है, यानी प्रत्येक तत्समक स्वतुल्य होगा, लेकिन प्रत्येक स्वतुल्य तत्समक नहीं होगा। अब हम यहाँ जो मेन टॉपिक आज का हमारा था तुल्यता संबंध, इसको आप समझ लें ध्यान से। अब कोई भी ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, स्वतुल्य भी देखे, सममित हो और संक्रामक हो, तीन टाइप के, तीनों एक साथ हों, तो फिर ऐसे संबंध को ही हम तुल्यता संबंध कहते हैं। फिर देखें, कोई ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। अभी परिभाषा आप देखें, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक का। स्वतुल्य अभी बताया गया आपको, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और यहाँ बताया गया संक्रामक संबंध, तीनों एक साथ जिसमें है उसे तुल्यता संबंध कहेंगे। अब प्रश्नावली में आप कुछ शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम इस एक्सरसाइज का 1-2 सवाल कल पहले बताएंगे। हम आप थोड़ा उदाहरणों को तब तक पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। आज देखते हैं, अभी कल हम लोग कल और परसों में हम संबंध की परिभाषा, संबंध के प्रकार और तुल्यता संबंध, इस पर विस्तार से 2 दिनों में हम लोग चर्चा किए।
और मेन टॉपिक इसमें तुल्यता संबंध है, लेकिन तुल्यता संबंध पर कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाए आप अभी। आज हम लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही करेंगे। आज हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को लेकर पुनः इसको एक बार हम समझाते हैं। सवाल के साथ कैसे आप तुल्यता संबंध की पहचान करेंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। कल हम लोग इस परिभाषा को पढ़े थे, तुल्यता संबंध क्या है। एक संबंध आर किसी समुच्चय पर तुल्यता संबंध कहलाता है कब? जब वह स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमक हो। और स्वतुल्य, सममित, संक्रमक की परिभाषा कल विस्तार से पढ़ाए थे हम। आप आज थोड़ा सा वीडियो रोकिए और फिर एक बार स्वतुल्य, सममित और संक्रमक की परिभाषा पहले देख लें एक बार, फिर तब आगे चलें। यहाँ हम लोग का मेन टॉपिक ये है कि यहाँ पर बहुत से संबंध दिए गए होंगे और जिसमें केवल आपको चेक करना है कि वो संबंध स्वतुल्य है या फिर सममित है या संक्रमक है कि नहीं है। बस यही हम लोग का मेन काम है और कुछ नहीं। तो हम प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल देखते हैं। आप किताब खोल के अपने बगल में रखिए प्रश्नावली 1.1, इसके इबारती को पढ़ें। यहाँ एक समुच्चय दिया गया है ए, 1 2 3 ये डॉट 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 मीन्स 4 5 6 7 8 ऐसे 14 तक के अवयवों का एक समुच्चय है। इसमें एक रिलेशन दिखाया गया आर, यक्ष वाई, और यक्ष और वाई में क्या संबंध है कि 3x माइनस वाई इक्वल 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल 0 को y बराबर 3x भी लिख सकते हैं, पक्षांतर करें तो। यानी आप ऐसे समझें कि यहाँ जो y बराबर 3x है, ये y का मान, ये इसमें y का मान इस यक्ष का 3 गुना है। जैसे हम इस क्रमित युग्म को बनाते हैं। आप पिछले थोड़ा समुच्चय पाठ 11 में याद रखें, समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां थी, एक नियम विधि, एक रोस्टर विधि। ये नियम विधि है और ये रोस्टर विधि है। तो इसी समुच्चय को हम रोस्टर विधि में लिखना चाहते हैं। ये क्रमित युग्मों का समुच्चय है। अब देखिए यहाँ यक्ष इसमें से चुनना है, आपको 1 लेना है, तो y की वैल्यू इससे 3x माइनस वाई या y बराबर 3x, यक्ष का 3 गुना y रखना है। तो 1 है तो 1 का 3 गुना 3 होगा। इसमें से 2 लाते हैं, 2 का 3 गुना 6 होगा। इसमें से 3 लाते हैं, 3 का 3 गुना 9 होगा। इसमें 4 लाते हैं तो 4 तिहाई 12 होगा। इसमें से 5 भी ला सकते हैं, 5 लाएंगे लेकिन 15 हो जाएगा। ऑलरेडी 15 इसमें नहीं है। यक्ष और वाई दोनों इसी में होना चाहिए, तो 12 तक ही होगा। तो ये जो आर है संबंध इतना होगा। अब इसमें हम जांच करते हैं कि ये संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है कि नहीं। स्वतुल्यता का परिभाषा क्या था? इसके प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होने चाहिए। आप देखें 1 1 है क्या? इसमें 1 1 से संबंधित है? नहीं है। 2 2 से संबंधित है? नहीं है। इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। सममित का कंडीशन क्या था? अगर यक्ष वाई एलिमेंट है तो वाई यक्ष भी होना चाहिए, अर्थात 1 3 है इसमें तो 3 1 भी कहीं इसमें आना चाहिए। नहीं आ रहा है, सममित नहीं है। संक्रमक जैसे 1 से 3 संबंधित है और 3 किससे संबंधित है? यहाँ देखिए 3 9 से संबंधित है, ये कॉमन होना चाहिए थी। 9 से संबंधित है तो 1 भी 9 से संबंधित होना चाहिए। क्या 1 9 इसमें है कहीं? नहीं। तो ये संबंध न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रमक है, क्योंकि उसका रीजन जो अभी बोले इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, 2 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। एक ही पर्याप्त है, एक नहीं होगा तो ये 2 2 रहता भी तब भी ये स्वतुल्य नहीं होता, कोई एक कमी पर्याप्त। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्वतुल्यता। आप स्वतुल्यता चेक कर रहे हैं स्वतुल्य है कि नहीं। तो 1 3 एलिमेंट ऑफ आर, परंतु 3 1 इसका उल्टा नहीं है, इसलिए सम्मितता चेक किए तो वहां लिख दिए हम सम्मित नहीं है। और ऐसे 1 3 3 9 है लेकिन 1 9 नहीं है, इसलिए ये संक्रमक नहीं है। दूसरा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, n 1 2 3 4 5 अनंत तक, इसमें एक रिलेशन दिया यक्ष वाई, वाई इक्वल यक्स प्लस 5 और शर्त है यक्स का मान 4 से छोटा है। तो इसको हम रोस्टर विधि से समुच्चय को निर्मित करते हैं। यक्स का मान प्राकृतिक संख्या में से ही लेना है लेकिन 4 से छोटा, तो 4 से छोटी संख्या 1 2 3 ही प्राकृतिक होगा। तो 1 लिए तो y की वैल्यू यहाँ आपके प्रश्न में ही दिया है, 1 रखें तो 5 1 6 हो गया, 2 रखते हैं तो 5 2 7, 3 रखेंगे तो 5 3 8। ये तो क्रमित युग्म बनाना, ये तो आप 11 में भी पढ़े हैं। तो क्रमित युग्म बन गया। अब इसको चेक करें, चलिए स्वतुल्यता।
आप इसमें भी चाहते तो ऐसे ये तीनों हेडिंग डाल के ही लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे आप। स्वतुल्यता हेडिंग करें, मैंने स्वतुल्यता की जांच कर रहे हैं आप। अब यहाँ देखो 1 1 है क्या? नहीं है। 2 2 है? नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। सम्मितता चेक कर रहे हैं, सम्मित होने का सर 1 6 है इसमें आर में, देखिए 1 6 है, लेकिन 6 1 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है, जबकि 6 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए सम्मित नहीं है। और संक्रमकता कोई कड़ी बन ही नहीं रही है, जैसे 1 6 है तो 6 किसी से संबंधित है? नहीं है। चाहे 2 7 है तो 7 से शुरू होकर कोई क्रमिक युग्म है? नहीं है। तो इसमें स्पष्ट है कि संक्रमक नहीं है। तो ये संबंध न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, न तो संक्रमक है। ऐसे और भी सवाल इसमें दिए गए हैं। पहले में पहला बताए, दूसरा बताए और तीसरा आसान है। एक और देख लें, चौथा पूर्णांकों में। तो पूर्णांक तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक होते हैं। इसमें एक रिलेशन दिया यक्स वाई, यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो देखें स्वतुल्यता, ऐसा करते हैं, इसमें से कोई भी एक अंक ले लें, कोई अंक ले लो, और उसमें अगर यक्स माइनस यक्स करें, जैसे 1 लिए, इसमें से 1 ले लें तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 होगा। 2 ले लें, 2 माइनस 2 0 होगा, यानी प्रत्येक यक्स के लिए यक्स माइनस यक्स 0 होगा। तो अब आप देखें यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक, तो यक्स माइनस यक्स 0 एक पूर्णांक है कि नहीं है? जो एक पूर्णांक है, तो कोई भी इसमें से अवयव लेते हैं वो 0 आएगा, जो एक पूर्णांक हमेशा मिलेगा। तो रिलेशन तो यही है, यक्स वाई ऐसा लेना कि यक्स वाई एक पूर्णांक है, तो अर्थात प्रत्येक यक्स एलिमेंट ऑफ जेड, प्रत्येक यक्स जेड मान पूर्णांक के लिए यक्स यक्स आर में मिल रहा है। यक्स यक्स आर में मिलना में से 0 है, जो एक पूर्णांक है, इसलिए मिल रहा है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य है। फिर सम्मितता चेक करते हैं। कोई भी दो पूर्णांक लें, यक्स और वाई, अगर यक्स में से वाई घटावें और ये पूर्णांक है तो निश्चित वाई माइनस यक्स भी एक पूर्णांक होगा। जैसे आप यहाँ 3 माइनस 5 बराबर -2 पूर्णांक है, 5 माइनस 3 2 ये भी पूर्णांक है, मतलब 3 माइनस 5 और इसको उल्टा किए 5 माइनस 3 पूर्णांक है, इसलिए -2 तथा 2 दोनों पूर्णांक हैं। तो यहाँ यक्स वाई आर में है तो निश्चित वाई यक्स भी आर में है, अर्थात x माइनस वाई पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है, इसलिए r सममित है। किसी दो पूर्णांकों के लिए आप इसको चेक करके देख लें। अब संक्रमकता चेक करते हैं। x y z 3 पूर्णांक ले लें आप, कोई भी 3, जैसे x माइनस वाई और y माइनस जेड भी पूर्णांक होने चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 9 माइनस 7 क्या है? 2, और यही 7 माइनस 4 क्या है? 3। तो हम लिए हैं 9 7 और 4 3 पूर्णांक, तो 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 4 3, दोनों पूर्णांक हैं। कौन दोनों? ये 2 और 3 दोनों पूर्णांक हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट 9 4 में देखें, 9 माइनस 4 5 भी पूर्णांक होगा। आप कोई 3 3 पूर्णांक लेके चेक करें, ये हमेशा मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं यक्स माइनस वाई तथा y माइनस जेड पूर्णांक हैं तो अवश्य ही x माइनस जेड भी पूर्णांक होगा, अर्थात एक्स वाई तथा वाई जेड एलिमेंट ऑफ आर या आर में होने का शर्त ही है। x माइनस वाई अगर पूर्णांक है तो एक्स वाई आर में है, वाई माइनस जेड पूर्णांक है तो वाई जेड आर में है, तो x माइनस जेड भी पूर्णांक मिल रहा है, इसलिए आर है एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर संक्रमक है। तो यह दिया गया संबंध, ये जो संबंध दिया गया था, ये क्या मिला आपका? स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रमक भी हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रश्नावली 1.1 के अन्य सवालों को भी समझें, थोड़ा सा थियोरेटिकल है, आप घबराएंगे नहीं, आप सॉल्व करिए। कोई भी समस्या है अगर वीडियो में नहीं समझ में आ पा रहा है तो हम दावा करते हैं आपसे जब भी मिलते हैं आपको विस्तार से समझाएंगे। आपको जो सवाल समझ में आ रहा है तो उसको आप नोट्स बना लें, पूरा करते रहें, शेष हम बताएंगे, और जो संभव होगा पूछ के करने का आप पूछ के कर सकते हैं, अन्यथा हम मिलते हैं तो फिर आपको विस्तार से समझाएंगे। कल का टॉपिक हमारा होगा फलन। फलन की परिभाषा हम लोग कल पढ़ेंगे, और
इसको विस्तार से समझाएंगे और आज आप पिछला वर्ग पूरा करेंगे।